नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ एमसीक्यूज की सीरीज में। हम लोगों ने इससे पहले छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ का नामकरण एवं गठन वाला चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना कहने का मतलब होता है उस क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की धरातल के भीतर उसकी बनावट कैसी है, वहाँ कैसी चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग उस क्षेत्र की कृषि कैसे प्रभावित होती है, उस क्षेत्र में किस प्रकार के सॉइल अर्थात मिट्टी पाए जाते हैं, उस क्षेत्र की उच्चावास की स्थिति कैसी है, इसको हम देखते हैं। साथ ही साथ ये जो आप देखते हैं भूगर्भिक संरचना वो मानव बसाहट को कैसे प्रभावित करती है, और साथ ही साथ जो भूगर्भिक सेल समूह हैं, जो चट्टानें हैं, उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इन सभी बातों के बारे में जिस टॉपिक में हम चर्चा करते हैं उसको कहा जाता है भूगर्भिक संरचना। ये भूगर्भिक संरचना चूंकि मृदा को प्रभावित करती है, इससे मृदा का है ना, मृदा जो होता है, मृदा इससे बाद में बहुत लंबे समय के बाद बनती है। मृदा एक है ना लंबी अवधि के बाद बनी हुई प्रक्रिया का परिणाम होता है, तो मृदा प्रभावित होती है। इसीलिए भूगर्भिक संरचना जो है कृषि को भी प्रत्यक्ष कहें या अप्रत्यक्ष कहें, ये एक प्रकार से उसको प्रभावित करती है। तो इन सभी बातों पर जिस टॉपिक में हम चर्चा करते हैं उसको कहते हैं भूगर्भिक संरचना, और हम आज पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबको हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है आपको प्रेस, ताकि आपको हमारे यहाँ संचालित सभी कक्षाओं के सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा आप सबको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तब हमारा यह प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाता है। तो चलिए जी आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं, क्या उसको पेडोलॉजी कहते हैं, क्या उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, क्या उसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं? आई होप आप सब ने अभी तक सही आंसर टिक कर दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। पेट्रोलॉजी की अगर बात करते हैं तो जी हाँ, चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। और बाकी अगर ऑप्शन को आप देखते हैं तो आपको याद रखना है पेडोलॉजी क्या है। पेडोलॉजी है मिट्टियों का अध्ययन। क्या है? मृदा का अध्ययन, मिट्टियों का अध्ययन को कहते हैं इसको ऐसे लिखिए, मृदा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉइल को कहा जाता है पेडोलॉजी। ठीक है। ऑर्निथोलॉजी क्या है? पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी चीज़ों को आपको पढ़ते हुए चलना है। हमारे यहाँ ऑप्शन जो बनाते हैं हम उसको केवल और केवल ऐसे ही बनाकर छोड़ने के लिए हम लोग नहीं बनाते हैं। एक प्रश्न में 3-4 प्रश्नों को हम कवर कर सके, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहता है। ओडोंटोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इसको कहते हैं दंत या दांत का अध्ययन। क्या कहते हैं? दांत का अध्ययन, स्टडी ऑफ टीथ। दांत के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। तो इस प्रश्न से आपको 3 और प्रश्न मिल जाते हैं, क्योंकि हम लोग आगे जब मृदा वाले चैप्टर में आएंगे तब देखेंगे सॉइल के स्टडी को क्या कहते हैं, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूंकि आज हम लोग पढ़ने वाले चट्टानों के अध्ययन को, तो चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यही आपका पहला प्रश्न था। पेट्रोलॉजी कहा जाता है चट्टानों के अध्ययन को। अगला प्रश्न देखते हैं, भूगर्भिक संरचना के द्वारा निम्न में से किस सतही क्षेत्र का निर्धारण होता है? तो आपको मैंने आज इस क्लास को स्टार्ट करते वक्त बताया कि कहीं किसी भी क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना जो होती है उस क्षेत्र की मिट्टियों को प्रभावित करती है। जी हाँ, करती है, क्योंकि जिस प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं उस प्रकार के सेल समूह के अनुसार वहाँ की मिट्टियाँ बनती है। जैसे कि हम लोग आज पढ़ेंगे, अभी देखेंगे कि कैसे ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप कुछ मैग्मा जो होते हैं कोर क्रस्ट वाले क्षेत्र में ही ठंडा होकर रुक जाते हैं, धरातल के भीतर ही, भूगर्भ के संरचना के भीतर ही। उसको आप लोग क्या कहते हैं? उसको आप लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये आग्नेय चट्टान जो है इग्नियस रॉक से बना हुआ है, और इग्नियस का मतलब होता है अग्नि अर्थात आग्नेय। तो आपको याद रखना है, जो कि अंदर ठंडा हो जाएगा जो मैग्मा, उसको कहा जाएगा आग्नेय चट्टान। जो बाहर निकल जाएगा वो होंगे बेसाल्ट चट्टान, और इस बेसाल्ट चट्टान में आपको याद रखना है सिलिका की मात्रा कम होती है, लेकिन जो मैग्मा जो अंदर रहते हैं आग्नेय चट्टान, उसमें क्या होती है, उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है।
इस बात को आपको याद रखना है। इसलिए जो बेसाल्ट चट्टान होते हैं उसकी प्रकृति क्षारीय प्रकार की होती है, जबकि आपको याद रखना है जो आग्नेय चट्टान धरातल के भीतर जो ठंडा हो गया है उसकी प्रकृति सिलिका की अधिकता के कारण अम्लीय होती है। इसीलिए बेसाल्ट चट्टान के बाद में आप देखते होंगे बेसाल्ट चट्टान से ही बाद में उसके अपक्षय और अपर्दन से कौन सा मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। काली मिट्टी या लावे से बनता है काली मिट्टी, जिसको आप बेसाल्ट कहते हैं, उसी को आप लावा भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भूगर्भिक संरचना के द्वारा निम्न में से किस सतही क्षेत्र का निर्धारण होता है? तो मिट्टियों का होता है, जी हाँ होता है। खनिज का होता है, तो आप सबको पता होगा। चट्टानों का प्रमुख काम क्या होता है? चट्टानों का प्रमुख काम या मुख्य काम आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और उन चट्टानों में किस प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, यही इसका मुख्य क्या है? मुख्य आधार है। तो दूसरा भी सही है। कृषि योग्य भूमि, तो आपको याद रखना है अगर मिट्टियों से निर्धारण से संबंधित है तो जो मिट्टियों को निर्धारित करेगा वो क्या करेगा? कृषि योग्य भूमि को भी निर्धारित करेगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा जो होता है, इसके अलावा भूगर्भिक संरचना जो है किसको और प्रभावित करती है? उच्चावच। किसको प्रभावित करती है? उच्चावच। मानव बसाहट, ठीक है, मानव बसाहट को भी प्रभावित करती है। ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र को भी ये प्रभावित करती है। याद रखना है। कैसे करेगी अभी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, उच्चावच, मानव बसाहट, अपवाह तंत्र और क्या है आपको याद रखना है। इतनी बातें, जिसमें से खनिज का है, कृषि योग्य भूमि है, मिट्टियों का, इतनी बातें आपको याद रखना है। ये इतनी चीजों को प्रभावित करता है क्या? भूगर्भिक संरचना। जैसे कि मान लेते हैं किसी क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना के अकॉर्डिंग उस क्षेत्र का कुछ इस प्रकार है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है उस क्षेत्र का, है ना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। तो अगर यहाँ पर कोई नदियाँ उद्गमित होंगी, जैसे कि इस क्षेत्र में जो उद्गमित होंगी, मान लो उसका फ्लो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर कोई नदियाँ यहाँ से उद्गमित होगी तो कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब उसके उच्चावच के अकॉर्डिंग वहाँ के रिवर जो हैं ऐसे फ्लो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उस क्षेत्र में क्या होगा? उसी के अकॉर्डिंग उस क्षेत्र का ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का प्रभावित होगा। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित होता है। मानव बसाहट, तो भैया मानव तो अब यहाँ तो नहीं बस जाएंगे, मनुष्य थोड़ा सा समतल जगह में बसेंगे तो कुछ यहाँ पे बसेंगे, तो मानव बसाहट को भी प्रभावित करती है भूगर्भिक संरचना। इसको भी आपको याद रखना है। तो पहले प्रश्न के बाद जो हम लोग दूसरा आज प्रश्न देखे हैं उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। उसके अलावा इस बात को भी आप याद रखेंगे। ये कंसेप्ट वाले है ना, कंसेप्ट जो होता है ना, उससे ये प्रश्न पूछा गया, सीजीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको आपके सामने लाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा जा रहा है। जैव भौगोलिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आपको याद रखना है पूरे भारत को, समूचे भारत को क्या किया गया है? 10 जैव भौगोलिक भागों में बांटा गया है। 10 जैव भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है। विभाजन, और उसी के अंतर्गत आपको याद रखना है इन्हीं 10 जैव भौगोलिक, है ना, भागों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को किसके अंतर्गत रखा है? छत्तीसगढ़ को रखा गया है दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसको याद रखना है। अभी 2 प्रश्न आपको आपके समक्ष में दिखाने वाला हूं, दोनों ही प्रश्न का जवाब अलग अलग है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगर जैव भौगोलिक की बात करें तो आपको याद रखना है पूरे भारत को 10 जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से इसको विभाजित किया गया है, पूरे भारत को, जिसमें से छत्तीसगढ़ जो है दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर यहीं पर हो जाता प्राकृतिक रूप से, अगर किसके अंतर्गत आता है तो छत्तीसगढ़ प्राकृतिक रूप से जो विभाजन होता है उसमें याद रखना है, जैसे कि आप उत्तर का विशाल मैदान पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, उसके बाद पढ़ते हैं तटीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत पढ़ते हैं, और आप पढ़ते हैं उत्तर का विशाल हिमालय क्षेत्र। ये सारी बातें आप पढ़ते हैं। 4 प्रमुख चीजें पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय विभाजन में, मतलब प्राकृतिक विभाजन में भारत के, जिसमें से आपको याद रखना है जो छत्तीसगढ़ है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है हमने कहा। तो अगला प्रश्न आप देखिए, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया पूरे भारत को 4 प्रमुख भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। उत्तर में हम लोग पढ़ते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बाद उत्तर में हम लोग देखते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान,
तटीय प्रदेश देखते हैं और साथ ही देखते हैं हम लोग पेनिनसुला इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही हम लोग देखते हैं पूरा ये जो अब ऐसा हम लोग पूरा प्रायद्वीपीय भारत जो देखते हैं, आपको पता होगा इसी के अंतर्गत ऐसे अरावली को भी हल्का सा ले लेते हैं, है ना। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, इसी में हमारा छत्तीसगढ़ यहीं कहीं पर स्थित है पूरे भारत के मैप में, जिसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। जबकि इससे पहले जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ जो है दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपको पता होगा ये जो प्रायद्वीपीय जो भारत है इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। मालवा का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, उत्तर भारत और मध्य भारत के बीच में ये पूरा हम लोग अलग अलग पठार के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग ने इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ रहे थे राज्य प्रदर्शन की सीरीज, तो मैंने आप सबको इसके बारे में महाराष्ट्र वाले टॉपिक में बताया है आपको अच्छे से, आपने वहां पर इसको पढ़ा होगा, तो याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह विद्यमान नहीं है। गोंडवाना सेल समूह का विस्तार दक्षिण भाग तक है, ठीक है, दक्षिण भाग तक है, ठीक है, ऐसा आपसे सीमित है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इस प्रश्न को पढ़ें, उससे पहले आज पूरा थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं कैसे कैसे भूगर्भिक संरचनाओं में कैसे चीजें आग्नेय चट्टान बनती है, कैसे अवसादी चट्टान बनती है और कैसे बनती है मेटामॉर्फिक अर्थात कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं जी। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले आपको मान के चलना है ये भूगर्भिक संरचना है, ठीक है। इसमें ये जो सेंट्रल वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। क्या कहते हैं? कोर। और आपको इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आप लोग इसी को कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो बीच वाला पार्ट है इसको मेंटल या मेंटल कह देते हैं आप लोग, ठीक है, कह देते हैं। आगे अगर आप देखेंगे ये जो बाह्य वाला भाग है, जो सबसे बाहरी भाग है, इसको आप लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आप लोग क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। तो आप सब ने बचपन में या जब भी आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो एक ट्रिक पढ़ते होंगे, निफे सीमा सियाल। क्या पढ़ते हैं? निफे सीमा सियाल। अगर इसी को एक पिज्जा के स्लाइड टाइप का अगर आप काट देंगे तो आपको ये संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा ये संरचना ऐसे, ठीक। तो इसी में आप इसको क्या कहते हैं? इसको आप क्या कहते हैं? निफे। निफे अर्थात निकिल और आयरन। तो आपको पता होना चाहिए कोर सेक्शन में क्या मिलता है? निकिल और आयरन मिलता है। इसके अलावा इसको आप क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीमा अर्थात सिलिका एवं मैग्नीशियम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। बाह्य भाग की अगर बात करते हैं जिसको आप क्रस्ट कहते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा सिलिका एवं एल्यूमिनियम। तो इसको भी आपको अच्छे से पता होगा। तो इसमें जो आप देख पा रहे होंगे ये जो सेंटर पार्ट है, यहां से क्या होता है, यहां से चूंकि अगर आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी को अध्ययन करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो ये वाला पार्ट है, जो क्रस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर अलग अलग चट्टानें पाई जाती हैं। ये आप लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अलग अलग चट्टानें पाई जाती हैं, जिसको आपने महाद्वीपीय प्लेट के विस्थापन वाले सिद्धांत में आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि एक पहले यहाँ पर क्या होता था, एक पूरा द्वीप होता था जिसको पेंजिया कहा जाता था। और इस पेंजिया को भी आपको पता होगा ये पेंजिया कहाँ स्थित होता था? एक समंदर टाइप का स्थान होता था जिसको आप लोग पैंथालासा कहते थे। पेंजिया का समय के साथ विस्थापन हुआ, अलग अलग भागों में ये 7 महाद्वीप में अलग अलग टूट गया। तो आपको पता होगा जो भारत था गोंडवाना प्लेट का हिस्सा था। गोंडवाना प्लेट ऐसे जाता है और गोंडवाना प्लेट के साथ में आपको पता होगा ऐसे जब गोंडवाना प्लेट ऐसे जाता है तो इस बीच में आपको एक सागर दिखता था जिसको आप कहते थे टेथिस सागर। क्या कहते थे? टेथिस सागर। जबकि ऊपर से एक प्लेट आता था, उस प्लेट को आप क्या कहते थे? उसी प्लेट को आप लोग कहते थे कौन सा? ये अंगारा लैंड होता था। ये अंगारा लैंड होता था और ये गोंडवाना लैंड होता था। ये पूरे आप लोग इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो वो कैसे होता था? प्लेटों का विस्थापन कैसे होता था? क्योंकि आपको याद रखना है
क्योंकि भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से जो ज्वालामुखी है ना, जो वॉल्केनो है, ये क्या होता है, ये बाहर की ओर ऐसे निकलने का प्रयास करती है। आपको याद रखना है, ऐसे बाहर की ओर निकलने का प्रयास करती है ज्वालामुखी या वोल्केनो। तो क्या होता है, आप सबको मैंने बताया, यहाँ पर जो प्लेटें जिसमें गति करती हैं उसको कहते हैं एथिनोस्फीयर। क्या कहते हैं, एथिनोस्फीयर। आपको उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, आपको क्या याद रखना है, ये जो ज्वालामुखी ऐसे बाहर निकल रही है, अगर ये ज्वालामुखी यहीं पर आकर के ठंडा हो जाए अंदर ही, तो इसको आप कहेंगे आग्नेय चट्टान। क्या कहेंगे, आग्नेय चट्टान। इस बात को आपको एकदम सिंपल वे में समझना है। ज्वालामुखी निकल रहा था, अंदर ही वो ठंडा हो गया, मैग्मा अंदर ही ठंडा होकर रुक गया, इसको आप कहेंगे आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। इसको भी आपको याद रखना है। अगर आप लोग यहां पर बात करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे, अगर ये बाहर निकल जाता है तो इसको आप लोग कहते हैं बेसाल्ट चट्टान। क्या कहते हैं, बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान में आपको याद रखना है क्या होता है, इसमें सिलिका की मात्रा जो होती है कम होती है, इसीलिए इसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। और इसी बेसाल्ट चट्टान के अपर्दन एवं अपक्षय होने के बाद में जिस लावा से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, आप पढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है किसी भी ज्वालामुखी के उद्गार होने का, आग्नेय चट्टान के बनने का। तो चट्टान तीन टाइप के पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं आग्नेय, एक पढ़ते हैं अवसादी, और एक पढ़ते हैं क्या आप, एक पढ़ते हैं आप लोग कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो उसी को मैं बताने के लिए आपको बता रहा था। तो आग्नेय चट्टान क्या होता है, तो आग्नेय चट्टान होता है, मैंने अभी बताया, मूल चट्टानें होती हैं, ये सबसे गहराई में पाई जाएंगी। इसमें वनस्पति चूंकि इस समय विकसित नहीं हुआ है, इसलिए इसमें जीवाश्म का क्या होगा जी, इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाएगा। आग्नेय चट्टान के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। और इसी आग्नेय चट्टान का समय के साथ वेदरिंग और समय के साथ साथ इसका इरोजन होगा। अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया, अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया के पश्चात क्या होता है, इसका हो जाता है ना, अपक्षय एवं अपर्दन के बाद इस आग्नेय चट्टान को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अवसादी चट्टान। क्या कहेंगे जी, अवसादी चट्टान। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आप क्या याद रखेंगे, इसके बाद याद रखेंगे कायांतरित चट्टान। क्या याद रखेंगे, कायांतरित चट्टान। इसको अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान आपको याद रखना है। आग्नेय चट्टान की अगर आप बात करते हैं तो आग्नेय चट्टान के अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर आप उठाएंगे तो इसमें आप पाएंगे, इसका एग्जाम्पल उठाएंगे, ये है आर्कियन। क्या है, आर्कियन। और आर्कियन सेल समूह को आप मूल चट्टान के अंतर्गत रखते हैं, आग्नेय चट्टान के अंतर्गत रखते हैं। इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। ये एक अवर्गीकृत चट्टान है। क्या है, अवर्गीकृत रवेदार चट्टान है। आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अंतर्गत आप क्या क्या प्राप्त करते हैं, इसी के अंतर्गत आर्कियन सेल समूह से आपको प्राप्त होगा, है ना। कौन से युग में आप देखेंगे, आद्य महाकल्प में या आर्कियन युग में आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें आपको मिलेगा क्या, आपको इसी में मिलेगा धारवाड़ क्रम भी मिलेगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन चट्टानों के बाद इसी के ऊपर में विकसित होती है, आर्कियन चट्टानों के इरोजन एवं वेदरिंग के बाद। इस बात को याद रखना है, अपक्षय एवं अपर्दन के बाद। इसलिए आर्कियन से क्या बन रहा है, आर्कियन से बन रहा है धारवाड़। तो धारवाड़ क्या हो गया, धारवाड़ हो गया भैया, है ना, अवसादी चट्टान। इसी प्रकार आप जब आगे जाएंगे तो आप देखते हैं धारवाड़ के इरोजन होने के बाद में क्या बनेगा, धारवाड़ के इरोजन होने के बाद में क्या बनता है, कडप्पा क्रम की चट्टानें बनती है। ये भी एक प्रकार की अवसादी चट्टान है, क्योंकि ये किससे बन रहा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय एवं अपर्दन होने के बाद बनता है। आपको याद रखना है। और कडप्पा क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है, आपको मिलता है चूना पत्थर। क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, ये आप जानते हैं। साथ ही साथ डोलोमाइट पढ़ते हैं। आज की पूरी क्लास में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, पूरे चट्टानों के बारे में। और इसके बाद मैंने क्या कहा, कायांतरित चट्टान जो होता है आग्नेय एवं अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानों के अपक्षय एवं अपर्दन के परिणाम स्वरूप बनते हैं कायांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टानें। आपको याद रखना है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, एक तो एग्जाम्पल उठा लीजिए किसका, एक तो आप एग्जाम्पल उठा लीजिए आर्कियन का। आर्कियन के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलता है, तो आर्कियन के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है ग्रेनाइट, नीस, है ना, हॉर्नब्लेड, अबरक, और साथ ही आपको देखने को मिलता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है। तो ये जो आर्कियन चट्टानें होती हैं जिसमें आपने ग्रेनाइट कहा, क्या कहा, ग्रेनाइट, ये इसी का भाग है। इसीलिए तो चूंकि ग्रेनाइट, हॉर्नब्लेड, अबरक, क्वार्ट्ज,
है ना, फेल्सपार, ये सभी किस में मिलते हैं? ये सभी मिलते हैं आर्कियन में। इसीलिए आर्कियन को अवर्गीकृत रवेदार चट्टान कहा जाता है। चूंकि ग्रेनाइट जो है ये किसके अंतर्गत है? आग्नेय चट्टान के अंतर्गत। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल उठा के देखते हैं हम लोग ग्रेनाइट का। किसका? ग्रेनाइट का। और ग्रेनाइट का जो अपक्षय अपर्दन होकर बाद में जो बनता है इसको आप लोग कहते हैं नीस चट्टान। तो आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का अपक्षय एवं अपर्दन होने के बाद में ये किस रूप में रूपांतरित होता है या कायांतरित होता है? नीस के रूप में। अगर चूना पत्थर को उठा लें हम लोग, जो कि एक औषधि चट्टान है, चूना पत्थर कडप्पा से जो मिलने वाला है ना, चूना पत्थर, इस चूना पत्थर को अगर आप उठाते हैं, बेसिकली चूना पत्थर को यहाँ पर आप लिख लेते हैं ना, चूना पत्थर को एक एग्जाम्पल के रूप में, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का क्या बन जाता है? चूना पत्थर का बन जाता है संगमरमर। क्या बनता है? संगमरमर। संगमरमर पत्थर जो आप देखते हैं, जैसे ताजमहल बना हुआ है, ठीक है, राजस्थान में आप लोग जब जाते हैं तो मकराना वाले क्षेत्र में आपको संगमरमर देखने को मिलता है। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है चूना पत्थर, एक प्रकार का औषधि चट्टान, उससे बन रहा है संगमरमर। तो ये आग्नेय बनता है, औषधि बनता है, कायांतरित या रूपांतरित बनता है। इसको आपको समझना है कैसे 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 इसका, है ना, बनने का ये जो पूरा प्रोसेस है आपको याद रखना है। अब जो छत्तीसगढ़ में आपको पढ़ना है, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः आपको क्या क्या पढ़ना है? मुख्यतः आपको जो पढ़ना है उसके लिए आपको याद रखना है, ट्रिक याद रखना है, कौन कौन सी चट्टानों के बारे में पढ़ना है। तो आपको ये पूरा ट्रिक आप जानते होंगे। इस ट्रिक का नाम है आधा कवि गोद में, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, आधा कवि गोद में। तो इसमें आपको याद रखना है आधा कवि गोद में। आधा का मतलब है यहाँ पर आर्कियन, क्या है? आर्कियन। ये है धारवाड़, क से कडप्पा या इसे कुड़प्पा भी कहते हैं, ठीक है। फिर आएगा विंध्यन, फिर आप पढ़ेंगे गोंडवाना, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे दक्कन। तो आपको इतने सारे सेल समूह के बारे में पढ़ना है छत्तीसगढ़ में, और यही उसका क्रम है बनने का। क्योंकि आर्कियन के बाद जो अपक्षय और अपर्दन होता है, इसके नीस एवं, है ना, शिष्ट के अपर्दन से, आर्कियन के नीस एवं शिष्ट के अपर्दन से धारवाड़ बनता है, और धारवाड़ के नीस एवं शिष्ट के अपर्दन से कडप्पा बनता है, और कडप्पा के जब इरोजन हो जाता है तो वो बनता है विंध्यन, और विंध्यन के बाद में आप देखते हैं किसको? गोंडवाना क्रम की चट्टानों को। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद आप लास्ट में क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ में? दक्कन ट्रैप के बारे में। तो इतनी बातें आपको याद रखना है, ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए। आग्नेय चट्टान कैसे बनते हैं, औषधि चट्टान कैसे बनते हैं, कायांतरित चट्टान कैसे बनते हैं, आपको इस बात को भी याद रखना है। अब इसमें से जो आप आधा कवि गोद में जो आप देख पा रहे हैं, इसमें से आपको याद रखना है कि ये कौन कौन से कल्प में बनते हैं। जैसे कि आप देखेंगे आर्कियन और धारवाड़, ये दोनों कब बनते हैं? ये दोनों बनते हैं, आपको याद रखना है, आद्य महाकल्प में। कब बनते हैं? आद्य महाकल्प में, जिसको आर्कियन युग के नाम से भी जानते हैं। किस युग के नाम से जानते हैं? आर्कियन युग से। चलिए यहां पर इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये आर्कियन युग या इसी को कहते हैं आद्य महाकल्प। क्या कहते हैं? आद्य महाकल्प। यहाँ क्या क्या बन रहे हैं? यहाँ दो चीज़ें बन रही है। एक आप देख रहे हैं आर्कियन सेल समूह को, आर्कियन सेल समूह को, और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर धारवाड़ को। किसको? धारवाड़ को। आर्कियन सेल समूह के युग के बाद में क्या आता है? दूसरा जो आता है उस युग को क्या कहते हैं? उस युग को कहते हैं, आर्कियन युग के बाद में जो आता है उसको कहा जाता है, भी आपको अच्छे से याद रखना है, पुराण कल्प। क्या कहते हैं? पुराण कल्प। और इस पुराण कल्प में क्या क्या बनेगा? आधा कवि। कवि से क्या क्या है? कवि से आपको मैंने बताया, एक है कडप्पा और एक क्या है? एक है विंध्यन। क्या है? विंध्यन। तो ये विंध्यन क्रम की चट्टान, दो चट्टानें कब बनती हैं? पुराण कल्प में। आपको छत्तीसगढ़ में द्रविड़ कल्प की के ईरा में, द्रविड़ कल्प में आपको किसी भी प्रकार के चट्टान का आपको नहीं दिखेगा विकास। आपको सीधा डायरेक्ट पहुंच जाना है, इसमें आपको किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ना है। द्रविड़ कल्प में छत्तीसगढ़ में किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट कहाँ जाना है? डायरेक्ट आपको आ जाना है लास्ट में, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? जिसको आप कहते हैं आर्यन कल्प। क्या कहते हैं? आर्यन कल्प। और ये आर्यन कल्प में क्या क्या बनेगा? आर्यन कल्प में आप देखेंगे दो और अलग से
खनिज के बारे में, जिसको हमने आधा कवि गोद जिसमें कहा, जिसमें से आप क्या पढ़ेंगे, जिसमें से आप एक को देखेंगे गोंडवाना क्रम, गोंडवाना, और एक को कहेंगे आप लोग विंध्यन क्रम। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। हमारे यहाँ क्या है, द्रविड़ियन है ना, द्रविड़ियन कल्प का कोई विकास आपको देखने को नहीं मिलेगा इस कल्प में, और आर्य कल्प में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। आर्य कल्प में आपको देखने को मिलेगा क्या, आर्य कल्प में आपको देखने को मिलेगा 2, और द्रविड़ियन कल्प में आपको किसी भी प्रकार की खनिज का विकास आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मुख्यतः आपके यहाँ एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है ना, कि बताइए हमारे यहाँ की जो खनिज हैं उनका विकास कौन कौन से कल्प में, कौन कौन से काल में हुआ है। तो आपको बताना है आद्य महाकल्प में या आर्कियन महाकल्प में। केवल आप 2 खनिज के बारे में बताएंगे, आर्कियन और धारवाड़। पुराण कल्प में कौन कौन सा है, कडप्पा और विंध्यन। द्रविड़ियन कल्प में हम लोग किसी भी प्रकार के खनिज को नहीं पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में। जबकि आर्य कल्प में अगर आप बात करते हैं तो आप देखते हैं गोंडवाना क्रम और विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। इसको आपको याद रखना है। और इन 6 प्रकार के खनिजों के बारे में आपको पढ़ना है, मतलब चट्टानों के बारे में पढ़ना है, और इनसे प्राप्त खनिजों के बारे में आपको जानना है। तो ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है इन सब बातों को। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ये जो प्रश्न था, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार की सेल समूह पाए जाते हैं। मैंने बताया द्रविड़ प्रकार की किसी भी चीज़ों के बारे में हमारे यहाँ हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो पहला कथन जो है गलत है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह का विस्तार है, आपको बताना है। तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ के 50% भाग में आर्कियन सेल समूह का विस्तार देखने को मिलेगा। आर्कियन सेल समूह के बारे में आगे हम आपको एकदम डिटेल से बताएंगे। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के अधिकांश भूभाग पर 50% भूभाग पर आर्कियन सेल समूह आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह विद्यमान नहीं है, आपको तो पता ही है छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह है। मैंने अभी इसका ट्रिक भी बताया है, आधा कवि गोद में, आधा कवि गोद में। और इसका क्रम कैसे बनता है और ये क्या क्या है, इसका फुल फॉर्म मैंने लिखवा दिया है। गोंडवाना सेल समूह का विस्तार दक्षिण भाग तक सीमित है, आपको हम बताएंगे। गोंडवाना सेल समूह का विस्तार दक्षिण भाग में बिल्कुल नहीं है, हम लोग इसको उत्तर छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे। इस हिसाब से सही कथन है ऑप्शन नंबर क्या है जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश भाग पर आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। ये पूरा कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आग्नेय क्या होता है, अवसादी क्या होता है, कायांतरित क्या होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे ये जो ट्रिक बताया है मैंने उसको, और हमारे यहाँ कौन कौन से कल्प में कौन कौन से सेल समूह का विकास हुआ है इसको भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है, उसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टानें अधिक पाई जाती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब सरगुजा बेसिन में जो पाई जाएगी उन संरचनाओं के बारे में। तो आपको थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग समझाते हैं। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के मैप के अकॉर्डिंग चीज़ों को। ये रहा हमारा छत्तीसगढ़। आप सबको अगर आप सब इसको अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये है हमारा सरगुजा संभाग। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। ये जो आप ऊपर देख पा रहे हैं ये है हमारा सरगुजा संभाग। और सरगुजा संभाग में भी आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूँगा उसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पहली बात तो आपको इसको कुछ इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है जी, जिसको मैं यहाँ पर रेड से पूरा है ना कर रहा हूँ, ये पूरा सेक्शन आपको याद रखना है। ये पूरा सेक्शन क्या है, ये पूरा सेक्शन है गोंडवाना क्रम की चट्टान का। किसका, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। ये पूरा सेक्शन आपको याद रखना है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का पूरा सेक्शन है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और हमारे यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानों को अगर आप पढ़ते हैं तो आप याद रखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ पर दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो एक तो आप उत्तर बोल सकते हैं, और इस दिशा में तो इसको आप क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा में छत्तीसगढ़ के ये आपको विकास आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको बेसिकली हमारे यहाँ उत्तर पश्चिमी छत्तीसगढ़ के दिखाई दे रहा है। गोंडवाना क्रम की चट्टान क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टान आपको याद रखना है, गोंडवाना क्रम की चट्टान।
ठीक है। और इस गोंडवाना क्रम की चट्टान से आपको क्या मिलता है, इससे मिलता है आपको कोयला। क्या मिलता है, कोयला। इससे मिलता भी ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी मिलते हैं ना गोंडवाना से। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ते हैं तो याद रखना है छत्तीस में गोंडवाना क्रम की चट्टानें किससे मिलती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टान से मिलती है भैया हमारे यहाँ कोयला मुख्यतः। आपको याद रखना है हमारे यहाँ कोयला वाला जो सेक्शन है इसको दो अलग अलग भागों में पढ़ते हैं, जिसमें से एक को कहा जाता है, इस पूरे वाले भाग को क्या कहते हैं, इधर ऊपर वाले पूरे भाग को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ना, इसको क्या कहा जाता है, इस पूरे ऊपरी वाले भाग को क्या कहा जाता है, ऊपरी गोंडवाना। जबकि ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, ये नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, निचला गोंडवाना। क्या कहते हैं, निचला गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। चूंकि गोंडवाना क्रम की चट्टानों को तीन भागों में बांटा जाता है, अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना और है ना मध्यम गोंडवाना के रूप में। लेकिन हमारे यहाँ मध्यम क्रम की गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास पूर्णतः नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों को केवल अपर और लोअर छत्तीसगढ़ में। तो इस वाले सेक्शन को आप अपने मैप में दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, आपको यहीं पर इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्या इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा आपको गोंडवाना क्रम की चट्टान, और इससे आपको प्राप्ति होती है कोयला की। कोयला में भी आपको याद रखना है हमारे यहाँ जो कोयला मिलता है वो सेकंड ग्रेड का कोयला मिलता है, जिसको आप लोग जानते हैं बिटुमिनस के नाम से। इस बात को भी याद रखना है, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे यहाँ जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उसमें क्या एंथ्रेसाइट टाइप की कोयला प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है कार्बन के अकॉर्डिंग, है ना, कार्बन की मात्रा के अकॉर्डिंग चार भागों में बांटा जाता है कोयला को, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, है ना, लिग्नाइट और पिट के नाम से आप इसको जानते होंगे। तो आपको याद रखना है अच्छे से, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उसमें हमारे यहाँ जो मिलता है वो बिटुमिनस टाइप की कोयला प्राप्ति होती है, इस बात को याद रखना है। अगर क्षेत्रों की अगर आप बात करेंगे, ऊपरी गोंडवाना वाले क्षेत्रों में अगर आप बात करेंगे, ऊपरी गोंडवाना, ठीक है, क्योंकि मध्यम गोंडवाना का विकास नहीं हुआ है, मैंने बताया। ऊपरी गोंडवाना की अगर बात करते हैं, ऊपरी गोंडवाना की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे हमारे यहाँ के अगर क्षेत्रों की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे बैकुंठपुर, कोरिया की राजधानी बैकुंठपुर, सूरजपुर, जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, ये क्षेत्र आ जाते हैं किसके अंतर्गत, ये क्षेत्र आ जाते हैं, है ना, इसी में प्रतापपुर वगैरह भी ऊपरी गोंडवाना के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि आप अगर जब निचली गोंडवाना की बात करते हैं, निचली गोंडवाना की अगर आप बात करते हैं, निचली गोंडवाना की अगर आप बात करते हैं, है ना, तो आप क्या पाते हैं, निचली गोंडवाना में आप किसको याद रखते हैं, आपको मेनली याद रखना है निचली गोंडवाना में वो क्षेत्र है। पहले बात तो आपको याद रखना है इसमें सरगुजा वाला क्षेत्र शामिल है, सरगुजा, ठीक है। इसके अलावा क्या शामिल है, इसके अलावा इसी के अंदर का शामिल है कटघोरा, कोरबा, कटघोरा जो कोरबा में पड़ता है, आपको पता होगा, कटघोरा जो कि कोरबा में पड़ता है, कोरबा में मांड नदी घाटी, मांड नदी घाटी, और आप सबको पता होगा सर्वाधिक कोयले का भंडारण कहाँ पर बचा हुआ है, इसी मांड नदी घाटी में बचा हुआ है ना, इसको याद रखना है, मांड नदी घाटी। ये सब क्षेत्र आते हैं किसके अंतर्गत, निचली कोयला के, है ना, निचली गोंडवाना के अंतर्गत। हमारे यहाँ मध्यम क्रम के गोंडवाना का अच्छा विकास नहीं हो पाया है ना। कुछ कुछ जगह पर ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखने को मिलता है महानदी घाटी के आसपास, है ना, इसका हल्का फुल्का विस्तार आपको देखने को मिलता है, ऐसा आप पढ़ते हैं, ठीक है, किसमें, मध्यम क्रम की गोंडवाना में। तो ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना कौन से क्षेत्र हैं, क्षेत्र याद रखना है, क्योंकि इसका विस्तार मेनली आपको पूछा जाता है। तो आपको पूछा जाएगा तो आपको मैंने बताया गोंडवाना क्रम का विकास कैसे होता है, अभी इसके बारे में मैं आगे अगले स्लाइड में लिखवाने वाला हूं, उसको भी आपको समझना है। तो सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और इसके बारे में आगे एक और प्रश्न आएगा, उसको वहां पर डिटेल करते हुए मैं और इसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले गोंडवाना के बारे में पूरी डिटेल जानकारी यहीं पर ले लेते हैं। चूंकि गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है गोंडवाना, ठीक है। विंध्याचल क्रम की चट्टानों के बाद में हमारे यहाँ किसका विकास होता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान का। इसका युग पूछा जाता है, कौन सी युग में हुआ या कौन सी कल्प में हुआ, तो आपको याद रखना है कब हुआ, तो आपको याद रखना है ये हुआ था कार्बोनीफेरस के जुरासिक कल्प में, कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस
के जुरासिक कल्प में, है ना, जुरासिक काल में हुआ था इसका। चूंकि इस काल में जीवाश्म का विकास हो चुका था, इसलिए गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, इसको भी याद रखना है। जीवाश्म की उपस्थिति होती है, जीवाश्म उपस्थित होते हैं, इस बात को याद रखना है। जीवाश्म उपस्थित, इस बात को याद रखना है। कौन से खनिज मिलते हैं, अगर खनिज की अगर बात पूछा जाए तो मैंने बताया खनिज की प्राप्ति क्या क्या होती है। इससे मिलता है कोयला, इससे मिलता है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, और प्राकृतिक ऑयल भी मैंने यहां पर बताया था, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है किससे, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। लेकिन छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ क्या मिलता है, कोयला मिलता है, इस बात को याद रखेंगे। मेटलिक कांड ने 1872 में, कब, मेटलिक कांड ने 1872 में, मेटलिक कांट ने 1872 में ईस्वी में इसका क्या किया था, इसका किया था भैया, आपको याद रखना है ना, इसका नामकरण किया था गोंडवाना क्रम। ठीक है, और ये गोंडवाना क्या है तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में स्थित, है ना, गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर, इस क्षेत्र का मतलब ये पहली बार वहीं पर देखा गया था, उसी के नाम पर रखा गया इसको गोंडवाना क्रम की चट्टान। क्षेत्र विशेष के नाम पर रखा जाता है, जैसे कि विंध्यन क्रम की चट्टान विंध्याचल पर्वत के निचले सेक्शन में देखा गया था पहली बार, इसलिए उसका नाम विंध्यन क्रम के रख दिया गया था। जैसे कडप्पा की बात करते हैं तो कडप्पा आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में पहली बार देखा गया था, उसी के नाम पर क्या रख दिया गया है, कडप्पा। धारवाड़ की बात करते हैं तो धारवाड़ कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर रख दिया गया है, ऐसी नाम इसका पड़ता है, आपको याद रखना है इस प्रकार के खनिजों के बारे में। छत्तीसगढ़ में मेनली जो आप खनिज जो पढ़ रहे हैं उसमें जो सेल समूह देखते हैं उसको मैं आधा कवि गोद में मैंने आपको बताया है। इसमें आप जो देखते हैं आर्कियन का अगर परसेंट पूछे तो पूरे छत्तीसगढ़ में 50% मिलता है, है ना। उसके बाद धारवाड़ का आपको याद नहीं रखना है, कडप्पा का याद रखना है 25 से 30% क्षेत्र में मिलता है कडप्पा। उसके बाद आपको याद रखना है गोंडवाना का मिलता है आपको 17%। तो आपको हमारे यहाँ जो स्पेसिफाई करके जो बांटा गया है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ आर्कियन का विस्तार है, क्योंकि आर्कियन के अंतर्गत ही धारवाड़ हमारे यहाँ ऐड है ना, आपको याद रखना है अच्छे से। अलग से धारवाड़ को हमारे यहाँ और डिफाइन नहीं किया गया है, आर्कियन के अंतर्गत ही बताया गया है धारवाड़ को। ठीक है, कडप्पा सेल समूह की अगर बात करते हैं तो ये 25 से 30% है, और ये छत्तीसगढ़ का सेकेंड लार्जेस्ट विस्तृत होने वाला हमारे यहाँ का सेल समूह है, इसको याद रखना है। इसके बाद में गोंडवाना की अगर बात करते हैं तो ये 17%, और 17% के साथ में तीसरा हाईएस्ट है हमारे यहाँ का कौन सा, गोंडवाना क्रम की चट्टान। और इसको मैंने बताया आपको कि इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जैसे कि अपर में, मिडिल में और लोअर में। तो आपको याद होना चाहिए अपर और लोअर तो हमारे यहाँ मिलता है, लेकिन है ना मध्यम क्रम के गोंडवाना चट्टान का विकास हमारे यहाँ अच्छे से नहीं हो पाया, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा याद रखना है हमारे यहाँ का जो गोंडवाना क्रम के चट्टान है इसमें जो कोयला मिलता है वो किस प्रकार का मिलता है, जैसे कि उड़ीसा में तलचर है ना, उसी के अकॉर्डिंग। और आप जो बराकर नदी देखते हैं, है ना, तो बराकर नदी, तो 3 बात यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है हमारे यहाँ जो कोयला मिलता है वो कौन कौन से क्रम का मिलता है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए एग्जाम में कि उसका क्रम भैया तलचर, बराकर और कामठी टाइप का है, किसका टाइप का है, कामठी प्रकार का है, तो आपको सही टिक करके आ जाना है। ठीक है, इस बात को याद रखना है, ऐसा एल.एन. वर्मा सर की किताब में देखने को आपको मिल जाएगा। चूंकि स्टैंडर्ड बुक है तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इतना ही प्रश्न आपको पढ़ना है गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। छत्तीसगढ़ में इतना ही प्रश्न गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बनता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना का ही विकास हो पाया है, मध्यम क्रम की गोंडवाना का विकास नहीं हो पाया है। कार्बोनीफेरस युग के जुरासिक कल्प में इसका विकास हुआ था, ये सभी बातें हमने देख लिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब गोंडवाना हो गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर मैंने जो क्रम बताया है ये क्रम मोस्ट IMP है ना, इसको आपको याद करना है परसेंटेज वाइज। आर्कियन 50, कडप्पा 25 से 30, गोंडवाना 17%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बस्तर बेसिन की संरचना में किस प्रकार के चट्टानों की प्रधानता है, आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं बस्तर बेसिन की संरचना में। अगर आप बस्तर बेसिन की संरचना को देखते हैं तो मेनली आपको मैंने अभी क्या बताया,
हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विकास किसका देखने को मिलता है? हमारे यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा विकास किसका देखने को मिलता है? मैंने बताया आपको हमारे यहाँ देखने को मिलता है विकास किसका जी? हमने कहा कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिलता है आर्कियन क्रम के सेल समूह का, और आर्कियन क्रम के सेल समूह के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं किसको? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा ये किसके अंतर्गत किसके ऊपर बना है? तो आप पाएंगे ये आर्कियन सेल समूह के ऊपर बना है। तो आर्कियन सेल समूह की अगर हम बात करते हैं, मेनली आर्कियन सेल समूह की अगर आप बात करेंगे तो आप कहाँ पाएंगे? तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर देता हूँ। जिस भाग को पूरा मैं येलो पार्ट कर रहा हूँ ना, वो पूरा भाग आपको याद रखना है। ये पूरा भाग क्या है? ये पूरा भाग है आर्कियन का। ठीक है, आपको याद रखना है। इस पूरे भाग को आपको अच्छे से याद रखना है। ये पूरा भाग जो है आर्कियन सेल समूह से भरा हुआ है, इसको पूरे से याद रखना है। ये पूरा आर्कियन सेल समूह वाला पार्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ आर्कियन सेल समूह जो है पूरे 50% भाग में मिलता है, मैंने आपको बताया। लेकिन ये 50% वाले कंसेप्ट को आपको दिमाग में दो टाइप की बातों को रखना है। ये जो बीच का आप भाग देख पा रहे हैं, इसको आप लोग महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं, और इस महानदी बेसिन में हम लोग पढ़ेंगे कडप्पा सेल समूह के बारे में। तो आपको पहले तो ये बीच वाला सेक्शन आपको छोड़ के रखना है आपके दिमाग में। जो आपको याद रखना है, ये पूरा पार्ट याद रखना है, ये आर्कियन सेल समूह से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? आर्कियन सेल समूह से बना हुआ है, आर्कियन। और आर्कियन सेल समूह के बारे में आपको मैं बता दूं, आर्कियन सेल समूह की अगर आप बात करते हैं तो इससे जो प्रश्न बनते हैं उसको मैं अब आपको यहां पर लिखवा रहा हूं। आर्कियन सेल समूह, आर्कियन सेल समूह। ठीक है, पहली बात तो इस शब्द का अर्थ पूछा जाता है। शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्कियन शब्द का अर्थ होता है सर्वाधिक प्राचीन। क्या होता है? सर्वाधिक प्राचीन। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में है छत्तीसगढ़ में? तो आपको याद रखना है 50% क्षेत्र में है। आपको याद रखना है इसका विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में, और 50% के साथ में ये पूरे छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला सर्वाधिक बड़ा, या आप कह सकते हैं सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत सेल समूह है आर्कियन सेल समूह। इस बात को भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है इसको कहा जाता है अवर्गीकृत रवेदार चट्टान। क्या कहते हैं? अवर्गीकृत रवेदार चट्टान। क्या कहते हैं? रवेदार चट्टान के नाम से जाना जाता है किसको? आर्कियन सेल समूह को। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा ग्रेनाइट, आपको देखने को मिलेगा नीस एवं शिष्ट देखने को मिलेगा। इनको वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसी के अंतर्गत रख दिया गया है। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में धारवाड़ को भी रखा गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ बार बार। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे, है ना, तो आप आर्कियन में किसको पाएंगे? आप पाएंगे हॉर्न ब्लेड को। किसको पाएंगे? हॉर्न ब्लेड को आप पाएंगे। इसमें हॉर्न ब्लेड पाया जाता है। अभ्रक भी इसमें मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है फेल्सपार। क्या मिलता है? फेल्सपार। तो इतनी चीजें किसमें मिलती हैं? अवर्गीकृत रवेदार चट्टान आर्कियन सेल समूह में। इसीलिए हमारे यहाँ सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार किसका है? आर्कियन सेल समूह का। अब ये जो ग्रेनाइट आप देख पा रहे हैं, किसको? ग्रेनाइट को आप देख पा रहे हैं। इस ग्रेनाइट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप पाएंगे ये कौन कौन से क्षेत्र में मिलता है। तो आप देखेंगे इसको लामीदरहा और उर्देना। कहाँ? लामीदरहा, है ना। कई लोग लामीदरहा की पहचान करते हैं रायगढ़ वाले क्षेत्र से, है ना। लामीदरहा उर्देना इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, माना जाता है। साथ ही साथ रायगढ़ और जसपुर वाले क्षेत्र में किस प्रकार के है ना, जसपुर और रायगढ़ वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ग्रेनाइट। ऐसा भी आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप बुक पढ़ते होंगे तब। तो लामीदरहा और उदीरना के बारे में याद रखना है। नीस एवं शिष्ट, किसके बारे में?
नीस एवं शिष्ट जो होता है इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा कहाँ, कोरबा वाले क्षेत्र में। कहाँ मिलेगा, कोरबा वाले क्षेत्र में, कोरबा में दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, हॉर्न ब्लेड की अगर बात करते हैं तो हॉर्न ब्लेड है ना, इसमें मिलता है। अभ्रक की आप बात करेंगे तो आपको अभ्रक वाला यहाँ पर इसमें कौन सा अभ्रक मिलता है, श्वेत अभ्रक की प्राप्ति होती है छत्तीसगढ़ में। किसमें, श्वेत अभ्रक की प्राप्ति होती है छत्तीसगढ़ में, आर्कियन सेल समूह में। और श्वेत अभ्रक में भी आपको ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्र आपको याद रखना है कौन सा। एक तो एल.एन. वर्मा सर की किताब में लिखा है कापू, क्या लिखा हुआ है, कापू है ना। खरियार टोला क्या लिखा हुआ है, कापू खरियार टोला। और इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा उसमें लिखा हुआ है जी, आपको याद रखना है एक है खरियार टोला, कापू खरियार टोला, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है क्या, गुठुर मियाँ। क्या याद रखना है, गुठुर मियाँ। ये 3 क्षेत्र श्वेत अभ्रक के लिए फेमस है आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत। तो लामिदरना उदरना वाला जो क्षेत्र है वो ग्रेनाइट के लिए फेमस है। ठीक है, और इसको कौन सा क्षेत्र में है ये स्पेसिफाई नहीं हुआ है। कुछ लोग आपको लामिदरहा और उर्देना के बारे में रायगढ़ वाला क्षेत्र बताते होंगे, है ना। तो आपको याद रखना है, वो आप अपना स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ, कहीं पर ऐसा उल्लेख नहीं है कि ये रायगढ़ वाले क्षेत्र में है। हाँ, इतना बातें आपको याद रखना है, सारंगढ़, जसपुर और रायगढ़ वाले क्षेत्र में ग्रेनाइट की प्राप्ति होती है आर्कियन सेल समूह से, ऐसा आप पढ़ते हैं। ठीक है, कोरबा में आपको, कोरबा के दक्षिण पूर्व में आपको देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से सारंगढ़ के भी दक्षिण पूर्व में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोरबा के दक्षिण पूर्व में जो देखने को मिलता है वो नीस एवं शिष्ट प्रकार है, जबकि धारवाड़ इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि आर्कियन सेल समूह को आपने पुरातन सेल समूह के नाम से जानते हैं, सबसे पुराना सेल समूह के नाम से जानते हैं। इसीलिए आप जब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं बैलाडीला की पहाड़ी जो है पुरातन सेल समूह से निर्मित है, ऐसा पूछा गया था। ठीक है, ये कथन भी आपको याद रखना है, बैलाडीला की पहाड़ी पुरातन सेल समूह से निर्मित है। आगे अगर आप बात करते हैं तो आप देखते हैं अभ्रक जो प्राप्त होता है वो श्वेत अभ्रक प्राप्त होता है इसी आर्कियन क्रम में, और क्षेत्र बताया गया है कापू खरियार टोला और गुठुर मियाँ। ये क्षेत्र बताया गया है एल.एन. वर्मा सर की किताब में, आपको जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और ऐसा एग्जाम में लिखा हुआ मिले तो आप उसको टिक लगा करके आएंगे। ठीक है, इस हिसाब से ये जो पूर्व प्रश्न आप देख पा रहे हैं ये आर्कियन क्रम के सेल समूह से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपको इसमें एक और बात याद रखना है, डोंगरगढ़ है ना, डोंगरगढ़ जो है ना, डोंगरगढ़ के पास आपको गुलाबी रंग का क्या मिलेगा, गुलाबी रंग का मिलेगा भैया। इस बात को आपको भी अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ जो दंडकारण्य का जो पठार आप देखते हैं पूरा क्षेत्र, वो 75% क्षेत्र जो है आर्कियन सेल समूह से ही निर्मित है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, इस हिसाब से पूरा जो आर्कियन से प्रश्न बनता है उसको मैंने यहाँ पर आपको कवर करवा दिया है। गोंडवाना को देख लिए, आर्कियन को देख लिए, ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्कियन सेल समूह, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और उसका क्षेत्र भी मैंने आपको बताया है, ये पूरा क्षेत्र आप याद रखेंगे। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र आप याद रखेंगे। ये पूरा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं, ये पूरा 50% क्षेत्र जो है आर्कियन का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। तो आपको पता होगा, गोंडवाना हम लोग ने ट्रिक में देखा है, धारवाड़ देखा है, कडप्पा देखा है, हमने टर्सरी की बात हम लोगों ने आज कहीं पर भी नहीं किया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टर्सरी क्रम की चट्टानों के बारे में हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचनाओं में किन 2 सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है। तो मैंने बताया ए के है ना जी, ए के जी। ए में आर्कियन का कितना है, 50% है। उसके बाद कडप्पा कितना है, 25 से 30% है। और जी गोंडवाना का कितना है, 17%। तो सर्वाधिक इसका किसका है, आर्कियन और कडप्पा का। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, आर्कियन सेल समूह के संदर्भ में गलत विकल्प की पहचान करना है। हमने आर्कियन सेल समूह के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आर्कियन सेल का निर्माण आद्य महाकल्प में हुआ है। जी हाँ, आद्य महाकल्प में हुआ है, या इसको आर्कियन कल्प कहते हैं, हमने देखा था। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 50% भाग में है। जी हाँ, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 50% भाग में है, ऐसा हमने पढ़ा है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है, आपको मैं बता दूं, वहां पर मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन मैंने आपको जब आग्नेय चट्टान बताया उस समय बताया था आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि इस समय जीवों की उत्पत्ति हुई ही नहीं थी।
ठीक है, तो जीवाश्म का इसमें अभाव पाया जाता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसमें गलत विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी को। बैलाडीला की पहाड़ियां पुरातन शैलों से बनी हुई है। मैंने बताया बैलाडीला की जो पहाड़ियां हैं पुरातन शैलों से बनी हुई है। पुरातन शैल कहने का मतलब है आर्कियन शैलों के से है यहाँ पर। और आर्कियन शैलों में भी जो जब आगे जाकर के इनका क्या होता है, वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, अपक्षय एवं अपर्दन होता है, तब क्या बनता है, तब बनता है भैया धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ये बैलाडीला की पहाड़ी, जिसको आप धारवाड़ कहते रहते हैं ना लोहा के लिए, ये वही है। ठीक है, उसी से आगे बाद में बनता है, आपको याद रखना है। लेकिन मेनली क्या है, मेनली वहां पर आर्कियन शैल समूह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं आर्कियन शब्द का अर्थ क्या होता है। मैंने बताया आर्कियन शब्द का अर्थ होता है सर्वाधिक प्राचीन। ठीक है, आर्कियन शैल समूह से संबंधित सही कथन की पहचान करना है। आर्कियन शैल का विस्तार छत्तीसगढ़ के 50% भाग में है। अभी हमने देखा, जी हाँ, छत्तीसगढ़ के 50% भाग में है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तार आर्कियन शैल समूह का है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तार आर्कियन शैल समूह का है। महानदी बेसिन में आर्कियन शैल समूह का विस्तार 50% है। जी नहीं, आपको मैं बता दूं, जो हमने अभी जो ट्रिक देखा था AKG, जिसमें आर्कियन 50%, कडप्पा 25 से 30% भाग में है और गोंडवाना का 17%, ये डिफाइन किया हुआ है। लेकिन ये जो कडप्पा है, कडप्पा जो है ये महानदी बेसिन, ठीक है, महानदी बेसिन में कितना है, इसका विस्तार 50% है। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आप मन नहीं लगाएंगे कि भैया ये खुद 25 से 30% है तो 50% कैसे हो गया। अरे भैया ये 25 से 30% ओवरऑल के हिस्से में है, लेकिन पूरा अगर आप जब कडप्पा वाले क्षेत्र में जाएंगे तो ये 25 से 30% अपने आप में 100% है ना का। नहीं समझ में आया? मतलब मेरे कहने का मतलब है जो छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है, जो जिसको महानदी बेसिन आप कह रहे हैं, उसमें आपको कडप्पा शैल समूह देखने को मिलता है। वो कडप्पा शैल समूह के जो 25 से 30% जो आप भाग पढ़ते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में कि 25 से 30% भाग में कडप्पा है, वो अपने आप में 100 है। उसी 100 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि महानदी बेसिन बस में आपको 50% क्या मिलता है, मिलता है कडप्पा, ऐसा आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इसको आपको समझना है। तो इस हिसाब से ये जो तीसरा कथन था वो गलत था। इसमें क्या है, 1 और 2 जो है सही है, ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। 1 सही, केवल 1 सही है, 2 और 3 जो है गलत है। 1 और 2 सही है, 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप से संबंधित गलत विकल्प की पहचान करें। इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। दक्कन ट्रैप की अगर बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं, इसका निर्माण कब हुआ था, क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। ये जो कथन लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा है। मेसोजोइक कल्प के बाद जब क्रिटेशियस कल्प आता है तो क्रिटेशियस कल्प में या क्रिटेशियस काल में बनता है कौन सा, दक्कन ट्रैप। दरारी ज्वालामुखी से निकलने वाले बेसाल्ट लावा से इसका निर्माण हुआ है। जी हाँ, दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट लावा से इसका है ना, इसका निर्माण हुआ है। इस बात को भी आपको समझना है। दक्कन ट्रैप से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। जी नहीं, दक्कन ट्रैप से चूना पत्थर की प्राप्ति नहीं होती है। दक्कन ट्रैप से किसकी प्राप्ति होती है, हमको प्राप्ति होती है बॉक्साइट की। किसकी प्राप्ति होती है, बॉक्साइट, आपको याद रखना है। ठीक है, बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आपको अच्छे से याद रखना है, दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह कथन भी सही है। मैंने आपको बेसाल्ट चट्टानों के बारे में जब बताया था तब मैंने आपको बताया था इस बात में। अगर आप छत्तीसगढ़ की अगर मैप अगर आप देखते हैं, मेनली अगर हम बात करें, है ना, चलिए ओरिजिनल मैप में ही देख लेते हैं जी। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका आप जो देख पा रहे हैं, ये पूरा इसको, ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये पूरा जो है पाट प्रदेश में आता है ना, जसपुर पाट प्रदेश में। हम लोग प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि पूरा पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इसी पाट प्रदेश में आपको देखने को मिलता है क्या, इसी पाट प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा पूरा आपको देखने को मिलेगा किसका विस्तार, दक्कन ट्रैप का विस्तार। किसका, दक्कन ट्रैप, याद रखना है। इसके साथ साथ आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा भैया ये हल्का सा आपको देखने को मिलेगा कवर्धा वाले क्षेत्र में, कोरबा वाले क्षेत्र में।
तो आपको याद रखना है कवर्धा और कोरबा। कहाँ? कवर्धा, कोरबा। यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा आपको क्या? आपको देखने को मिलेगा दक्कन ट्रैप के बारे में इसका विस्तार। तो दक्कन ट्रैप के बारे में एक बात याद रखना है, ये जो जितनी बातें लिखी है इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके ये बारे में याद रखना है, ये सीढ़ी नुमा संरचना बनाता है। क्या बनाता है? सीढ़ी नुमा संरचना। दक्कन ट्रैप क्या होता है? सीढ़ी नुमा संरचना बनता है। सीढ़ी नुमा, जब बेसाल्ट लावा है ना, जब पिघल करके आता है तो कुछ वो इस प्रकार से फ्लो करता है, और ये किस प्रकार से दिखाई देता है? ये आपको दिखता है सीढ़ी नुमा। तो सीढ़ी नुमा आकृति किसकी होती है? दक्कन ट्रैप की होती है। इसमें क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है, आपने देख लिया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए बेसाल्ट लावा के ठंडा होने के बाद जब इस चट्टानों का अपर्दन हो जाता है तो इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी के निर्माण के साथ साथ आपको याद रखना है दक्कन ट्रैप का जब समय के साथ साथ, लंबे समय के साथ साथ इसका और अपक्षय हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लमेटा। क्या कहते हैं? लमेटा, अर्थात बाघ पत्र। क्या कहते हैं? बाघ पत्र। किसको कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जाएगा, आप बताएंगे लमेटा या बाघ पत्र कहा जाता है दक्कन ट्रैप को। इस प्रश्न का सही जवाब आपको मैंने बता दिया, इसका विस्तार मैंने आपको बता दिया, दक्कन ट्रैप का निर्माण मैंने आपको बता दिया, दक्कन ट्रैप को क्या कहा जाता है मैंने बता दिया, इससे मिट्टी कौन सी बनती है ये भी हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया। एग्जाम में ये सारी बातें आपको पूछी जाएंगी, आपको एक एक चीजें अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान समूह सीढ़ी नुमा आकृति में दिखाई देता है? अभी अभी मैंने बताया दक्कन क्रम की चट्टानों को हम देखते हैं सीढ़ी नुमा आकृति में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोंडवाना क्रम की चट्टान में सही कथन का चयन करना है। गोंडवाना क्रम की चट्टान के संबंध में सही कथन का चयन करना है। कार्बोनीफेरस से जुरासिक कल्प के मध्य इसका विकास हुआ है। मैं अभी हम लोगों ने देखा था गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में पूरा डिटेल की कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल के मध्य इसका हुआ है। जी हाँ, ये सही है। छत्तीसगढ़ में ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और निचली गोंडवाना का विकास भली भांति हुआ है। ऐसा हमने पढ़ा है क्या? ऐसा हमने नहीं पढ़ा है। मध्य गोंडवाना का विकास भली भांति नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में गोंडवाना क्रम की चट्टान में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला मिलता है। मैंने बताया हमारे यहाँ लोहा कहे चाहे कहे कोयला, दोनों ही हमारे यहाँ सेकेंड ग्रेड का मिलता है, और सेकेंड ग्रेड के कोयला को कहते हैं बिटुमिनस। क्या कहते हैं? बिटुमिनस। तो भाई साहब आप सबसे निवेदन है कि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है इसका जवाब? ऑप्शन नंबर ए। हमारे यहाँ एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला नहीं मिलता है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। विंध्यन सेल समूह का संबंध है ना, हमको देखना है विंध्यन सेल समूह के संबंध में गलत विकल्प की हमको पहचान करना है। तो विंध्यन क्रम की चट्टान की अगर आप बात करते हैं तो आधा कवि अर्थात कडप्पा सेल समूह के अपक्षय एवं अपर्दन के बाद विंध्यन सेल समूह का विस्तार हमको है ना दिखाई देता है, विकास हमको दिखाई देता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों की अगर आप बात करते हैं तब आप पाते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास है ना जो हुआ है, इसमें आप सामान्यतः कहीं कहीं पर पढ़ते होंगे इसमें जीवाश्म की प्राप्ति होती है। लेकिन जब अच्छा किताब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ आपको मिलेगा कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में सामान्यतः जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, लेकिन उसके दक्षिणी भाग में जब आप जाएंगे, जिसको आप कैमूर पर्वत कहते हैं, विंध्याचल पर्वत का दक्षिणी भाग, वहां पर कहीं कहीं पर जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आपको याद रखना है विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। हमारे और विंध्यन क्रम की चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं अपर विंध्यन, क्या कहते हैं? अपर विंध्यन, और एक को कहते हैं लोअर विंध्यन। तो छत्तीसगढ़ में जिस विंध्यन का आप विकास देखते हैं वो लोअर विंध्यन का विकास देखते हैं, न कि अपर विंध्यन का। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है हमारे यहाँ क्या अपर विंध्यन का विकास है? नहीं, हमारे यहाँ लोअर विंध्यन का विकास है। और रायपुर के आसपास लोअर विंध्यन में चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है विंध्यन क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर की भी प्राप्ति होती है। क्या क्या मिलता है इससे? मैंने बताया, एक बोला मैंने चूना पत्थर, रायपुर के पास चूना पत्थर किस में मिलता है? लोअर विंध्यन में मिलता है, रायपुर के पास। इस बात को भी याद रखना है, रायपुर के पास। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या कहा? इसके अलावा मैं कहा इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है बलुआ पत्थर। क्या मिलता है? बलुआ पत्थर। इसको भी आपको याद रखना है, बलुआ पत्थर। भोरम देव का मंदिर किस प्रकार के पत्थरों से निर्मित है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। विंध्यन सेल समूह एक अवसादी चट्टान है। जी हाँ, एक अवसादी चट्टान है। अवसादी कहने का मतलब क्या है? आग्नेय चट्टानों के
अपक्षय एवं अपर्दन के बाद बनना चाहिए। तो आप सबने देखा है कि कैसे क्रमिक रूप से ये सभी क्या है, अपक्षय एवं अपर्दन के बाद में लगातार बन रहे हैं। इसका हम लोगों ने ट्रिक देखा था। तो विंध्यन सेल समूह अवसादी चट्टानें, बिल्कुल जी। छत्तीसगढ़ में अपर विंध्यन सेल समूह का विस्तार है, देखिए यहीं पर पूछ दिया है। अपर का नहीं है, लोअर का है। किसका है? लोअर का है। निम्न विंध्यन का विस्तार आपको देखने को मिलता है। रायपुर सीरीज का चुना पत्थर निम्न विंध्यन क्रम का है, जी हाँ निम्न विंध्यन क्रम का है। इसका नामकरण विंध्याचल पर्वत के नाम पर रखा गया है, जी हाँ इसका नाम विंध्याचल पर्वत के नाम पर रखा गया है। चलिए आप लोग अगला प्रश्न पढ़िए। इस प्रश्न का सही जवाब मैंने बताया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में गलत विकल्प की पहचान करना है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें है ना, आर्कियन क्रम के सेल समूह के पश्चात आर्कियन सेल समूह के ऊपर इसका विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में, इसलिए इसको अलग से हमारे यहाँ और डिफाइन नहीं किया गया है। इसको आर्कियन के साथ ही मर्ज करके रखा गया है। सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है, आपको बताना है सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है, जी हाँ, क्योंकि आर्कियन के जस्ट बाद, आर्कियन कल्प में ही आर्कियन सेल समूह के जस्ट बाद कौन सा देखने को मिलता है? धारवाड़। और धारवाड़ जो है सबसे पहला क्या है? अवसादी चट्टान है। इस बात में है ना, जी हाँ बिल्कुल ये सही है कथन। आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से बना है, बिल्कुल आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से बना है, अभी हमने देख लिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इन चट्टानों का विस्तार 3 सीरीज में है। तो आपको हम बता दें छत्तीसगढ़ में है ना कि ये कहाँ कहाँ पर प्राप्त होते हैं, तो इसको भी हम लोग मैप पर देख लेते हैं, जैसे हमने बाकी सबको देखा है। तो यहाँ पर लाते हैं मैप और देखते हैं यहाँ पर हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अगर विस्तार की अगर बात करते हैं तो आप देखते हैं इसको संभाग वाइज। एक देखते हैं आप दुर्ग संभाग में, कहाँ देखते हैं? दुर्ग संभाग। एक आप देखते हैं रायपुर संभाग, ठीक है, रायपुर डिवीजन में। और आप देखते हैं एक बस्तर संभाग में, कहाँ देखते हैं? बस्तर संभाग में। तो चलिए देखते हैं दुर्ग संभाग में आप जिसको देखते हैं उसको आप कहते हैं क्या? उसको आप कहते हैं चिल्फी सीरीज। क्या कहते हैं? चिल्फी सीरीज कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, चिल्फी सीरीज के नाम का जानते हैं आप लोग। ठीक है, रायपुर संभाग में जिसको आप जानते हैं सोना खान सीरीज के नाम से। किसके नाम से? सोना खान। शहीद वीरनारायण सिंह सोना खान की भूमि से थे, बलौदाबाजार में पड़ता है सोना खान। सोना खान सीरीज या सोना खान संस्तर जिसको कहे, आपको याद रखना है सीरीज। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग की अगर आप बात करते हैं तो बस्तर संभाग में जो सीरीज मिलती है उसको कहते हैं लौह अयस्क सीरीज। लौह अयस्क सीरीज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए मैं बताता हूं आपको जी इसके बारे में कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। तो आपको अगर देखना है चिल्फी सीरीज तो आप इसको मेनली देखेंगे कवर्धा वाले क्षेत्र से चिल्पी घाटी जाते हैं, वहीं से आपको याद रखना है इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा ऐसे मुंगेली से लेकर के ऐसे नाथ गांव वाले क्षेत्र में चिल्पी सीरीज। ये तो आपको याद रखना है चिल्पी सीरीज के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है सोना खान सीरीज। तो सोना खान सीरीज बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये आपको देखने को मिलेगा ऐसे बलौदाबाजार वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ऐसे बलौदाबाजार वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लौह अयस्क सीरीज जिसमें आप देखेंगे भानु प्रतापपुर का, है ना, भानु प्रतापपुर कांकेर का। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर आप देखेंगे रावघाट माइंस देखेंगे, और क्या देखेंगे आप? देखेंगे यहीं पर मेटा बोदली, हाहा, लद्दी, चारामा सब देखने को मिलता है कांकेर में। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ये कहाँ? ये आपको देखने को मिलेगा बैलाडीला की पहाड़ी में, जो कि आपको दंतेवाड़ा में दिखेगा। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा इसको बीजापुर में, है ना, पश्चिमी बीजापुर में, जगदलपुर में देख सकते हैं इसको आप यहाँ पर, हल्का सा नारायणपुर में, छोटे डोंगर वाले क्षेत्र में देख सकते हैं। ठीक है, कोंडा गांव में भी हल्का सा बड़े डोंगर वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं किसको? लौह अयस्क सीरीज को। तो ये पूरी सीरीज लौह अयस्क सीरीज है। इसके अपवाद स्वरूप में आपको याद रखना है, अपवाद नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल हमारा दिमाग कहाँ नहीं पहुंच पाता है, उस जगह में नहीं पहुंच पाता है। वो जगह कौन सा है? वो जगह है बलरामपुर का वाड्रफ नगर। कौन सा जगह है? बलरामपुर का वाड्रफ नगर। आपको याद रखना है वाड्रफ नगर, बलरामपुर, है ना। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे याद रखना है उत्तर में हमारा छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा स्टेट पड़ता है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का 2 ही ऐसा जिला है जो लौह अयस्क के लिए फेमस है। एक है मिर्जापुर और दूसरा कौन सा है? दूसरा है भैया सोनभद्र। कौन सा? मिर्जापुर और सोनभद्र। और वो यहीं पर पड़ते हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र। मिर्जापुर वेब सीरीज आप सबने देखा भी होगा, तो आपको पता होगा मिर्जापुर और, है ना, सोनभद्र
चूंकि इसी से लगा हुआ है इसीलिए आपको यहीं पर थोड़ा सा विस्तार देखने को मिलता है लौह अयस्क का, है ना। तो लौह अयस्क का कौन से चट्टान में मिलेगा? धारवाड़ क्रम में मिलेगा। हमारे यहाँ धारवाड़ क्रम की कौन कौन सी सीरीज फेमस है? चिल्फी सीरीज, सोना खान सीरीज और लौह अयस्क सीरीज। सोना खान सीरीज की अगर मैं बात करूं, तो सोना खान सीरीज की खोज 1899 में F.H. स्मिथ महोदय ने किया था। किसने किया था? F.H. स्मिथ महोदय ने इसको खोजा था, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका नामकरण किसने किया था? F.H. स्मिथ साहब ने किया था सोना खान, है ना, सीरीज का नामकरण। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था सोना खान जो सीरीज है लौह अयस्क की, ये क्या है? ये गुलाबी रंग की है। क्या, कौन से रंग की है? गुलाबी रंग की है, आपको याद रखना है, गुलाबी रंग की है। और डाइक के प्रकार की है। किस प्रकार से है? डाइक के प्रकार से विस्तृत है। डाइक के प्रकार से विस्तृत, ठीक है, डाइक के प्रकार में विस्तृत है, ऐसा बताया किसने? सोना खान सीरीज के बारे में स्मिथ महोदय ने 1899 में। और कहा है कि हमारे यहाँ जो लौह अयस्क के बारे में आप जो पढ़ते हैं, जो सोना खान सीरीज के बारे में जो आप पढ़ते हैं, ये किसके अकॉर्डिंग दिखता है? सकौली सीरीज के अकॉर्डिंग दिखाई देता है, ऐसा मानना है स्मिथ महोदय का। तो देखते हैं इस प्रश्न के हिसाब से कौन सही जवाब है, कौन गलत जवाब है। तो देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में गलत विकल्प की पहचान करना था। सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है, जी हाँ, आर्कियन चट्टानों के अपरदन के पश्चात बनती है। मैंने बताया आर्कियन चट्टानों के अपरदन के पश्चात बनती है और इसका निर्माण भी आर्कियन कल्प में ही होता है, इस बात को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में इन चट्टानों का विस्तार 3 सीरीज में है, जी हाँ, 3 सीरीज में है। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मैग्नेटाइट लोहा मिलता है, जी नहीं, मैग्नेटाइट नहीं मिलता है, हमको याद रखना है। हमको जो लोहा मिलता है वो लोहा मिलता है हमको हेमेटाइट। क्या मिलता है? हेमेटाइट प्रकार का, इसको भी आपको याद रखना है। मैग्नेटाइट नहीं, हेमेटाइट प्रकार का हमको मिलता है लोहा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। चलिए देखते हैं आगे। सोना खान संस्तर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अभी अभी हमने देखा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से है। और इस संस्तर का नामकरण 1899 में H.F. स्मिथ ने रखा था और उन्होंने इसको डाइक कहा था। और साथ ही बताया था इस सीरीज को सकौली सीरीज के सकौली संस्तर जैसा माना है, ठीक है, आपको याद रखना है। और उन्होंने कहा है कि इसका विस्तार जो है कहाँ तक है? इन्होंने कहा है इसका विस्तार जो है सोना खान से लेकर के दक्षिण में कहाँ तक है? उन्हें बताया कि सोना खान से लेकर के इसका विस्तार आपको दक्षिण धारवाड़ तक आपको दिखाई देता है, महानदी के, है ना, बेसिन में, ठीक है, महानदी तक दिखाई देता है, ऐसा मानना था, है ना, स्मिथ महोदय का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कडप्पा क्रम की चट्टानों के संबंध में सही कथन का चयन करें। कडप्पा क्रम की चट्टानों के संबंध में अगर सही कथन की अगर हम चयन करते हैं तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है, जी हाँ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद निर्माण हुआ है कडप्पा क्रम की चट्टानों का, जी हाँ, हम देखते हैं, हमने ट्रिक में देखा भी था। इसका अन्य नाम पुराना संघ है, आपको याद रखना है। कडप्पा क्रम की चट्टानों को पुराना संघ के नाम से भी जाना जाता है। कडप्पा क्रम की चट्टानों से चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज आदि प्राप्त होते हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। ये सभी कथन हमारे यहाँ, है ना, किसके बारे में है? ये सभी कथन हमारे यहाँ आप पढ़ते हैं किसके बारे में? कडप्पा क्रम के चट्टानों के बारे में। छत्तीसगढ़ में दूसरा सर्वाधिक विस्तृत चट्टान है, जी हाँ, मैंने आपको बताया था कडप्पा क्रम की चट्टान 25 से 30% क्षेत्र में विस्तृत है और ये सेकंड, है ना, लार्जेस्ट है, मैंने बताया भी था। इस हिसाब से सभी विकल्प यहाँ सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है। इसके अलावा आपको कडप्पा क्रम की चट्टान में और क्या याद रखना है? आपको कडप्पा क्रम की चट्टानों में याद रखना है इसके बारे में, ये कौन कौन से क्षेत्र में मिलते हैं। तो कडप्पा क्रम की चट्टानों में आपको मेनली जो याद रखना है ना, इसमें जो है आपको याद रखने वाली जो बात है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा चूना पत्थर एकदम अच्छे से याद रखेंगे, चूना पत्थर मिलता है। अगर आप लोग कडप्पा क्रम की चट्टानों की अगर बात करते हैं तो कडप्पा क्रम की चट्टानों में आप देखेंगे ऊपरी कडप्पा और एक आप देखते हैं कौन सा? निचली कडप्पा। क्या देखते हैं? निचली कडप्पा, ठीक है। तो ऊपरी कडप्पा और निचली कडप्पा की अगर आप बात करते हैं तो इसको 2 भागों में आप डिवाइड करते हैं और दोनों भागों में आप जब इसको बांटते हैं तो आप देखते हैं ऊपरी कडप्पा के अंतर्गत सारंगगढ़ और रायगढ़ आता है। क्या आता है? सारंगगढ़ और रायगढ़ आता है, सारंगगढ़ और रायगढ़ वाले क्षेत्र को देखते हैं आप लोग ऊपरी कडप्पा में। जबकि अगर आप निचली कडप्पा की आप बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आप देखते हैं शक्ति वाले क्षेत्र को। किसको देखते हैं? शक्ति वाले क्षेत्र को। किसी किसी बुक में आपको, है ना, यहाँ पर बिजावर श्रेणी भी देखने को मिलता है। बिजावर क्या मिलता है? बिजावर
और बिजावर को भी कडप्पा के अंतर्गत रखा गया है। इसको आपको याद रखना है। अगर कहीं पर आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाए बिजावर के बारे में तो आपको याद रखना है कडप्पा सेल समूह के बारे में बात हो रही है। इतनी बातें आपको याद रखना है कडप्पा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी बेसिन में किस क्रम की चट्टान का विस्तार 50% से अधिक है या 50% है? तो मैंने बताया था पूरे छत्तीसगढ़ में 25 से 30% भाग में विस्तृत है। भले कडप्पा क्रम की चट्टान जो कि चूना पत्थर के लिए, लाइमस्टोन के लिए फेमस है हमारे यहाँ, है ना, इसको पुराना संघ कहते हैं। 25 से 30% दूसरा सर्वाधिक है ना, धारवाड़ के अपर्दन के बाद बनता है ना कडप्पा क्रम की चट्टान। लेकिन जो ये 50% जो आप देख पा रहे हैं ये महानदी बेसिन की बात हो रही है। आपको याद रखना है महानदी बेसिन में 50% भाग पर विस्तार है कडप्पा क्रम की चट्टानों का, ठीक है, याद रखना है। और पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात कह दे, पूरे छत्तीसगढ़ में किस सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक विस्तार है आर्कियन क्रम के चट्टानों का जो कि 50% है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सेल समूह में से किसका विस्तार कम है? तो आपको याद रखना है विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार हमारे यहाँ सबसे कम देखने को मिलता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में यहीं पर याद रख लीजिए। आर्कियन क्रम की जो चट्टान है वो कहाँ पर सर्वाधिक मिलती है? तो महानदी, है ना, सीमांत उच्च भूमि में सर्वाधिक विस्तार है आर्कियन सेल समूह का, ठीक है, सर्वाधिक विस्तार है। वहां पर हमने इसको नहीं लिखा था, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर हैं ऊपरी विंध्यन, निम्न विंध्यन, गोंडवाना या टर्सरी? तो आपको मैंने बताया था निम्न विंध्यन में भी रायपुर के आसपास क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है, हमने आज की क्लास में पढ़ा है। बस्तर पठार का अधिकांश भाग किस सेल समूह से निर्मित है? मैंने बताया बस्तर पठार की अगर बात आता है तो आपको याद होना चाहिए पुरातन सेल समूह अर्थात आर्कियन सेल समूह। पुरातन ना, सबसे पुरातन मतलब सबसे प्राचीन, आर्कियन सेल समूह इसका सही जवाब होने वाला है। छत्तीसगढ़ में किस भाग पर गोंडवाना युगीन सेल समूह पाई जाती है? महानदी बेसिन में, जसपुर सामरी पाट में, पूर्वी बघेलखंड के पठार में, दंडकारण्य के पठार में। तो आप सबको मैंने बताया था ये कहाँ पर मिलता है? पूर्वी बघेलखंड के पठार में। हमने इसको मैप में देखा भी था। ये जो ऐसा हम लोग बनाते हैं छत्तीसगढ़ जो बनाते हैं, है ना, तो ये इस वाले पूरे सेक्शन में हमने देखा था, ठीक है, पूरा देखा था ना, इसमें पूरा आपको अच्छे से याद होना है, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड का पठार निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरातन सेल से निर्मित है? सबसे पुरातन सेल से निर्मित कहने का मतलब है आर्कियन सेल समूह से निर्मित होना चाहिए। हसदेव रामपुर बेसिन, ये तो गोंडवाना हो जाएगा। रायपुर उच्च भूमि, अगर हम रायपुर उच्च भूमि की बात करते हैं, बैलाडीला की पहाड़ियां, जी हाँ, बैलाडीला की पहाड़ियां सबसे पुरातन सेल समूह से निर्मित है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर उच्च भूमि भी आता है, लेकिन मेनली अगर बात करेंगे स्पेसिफाई अगर एक चीज की बात करेंगे तो बैलाडीला की पहाड़ी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है? आपको बताना है कहां पर धारवाड़ सेल समूह नहीं मिलता है, मतलब लॉ एस का नहीं मिलेगा। तो आपको पता है कांकेर में मेटा बोदली, हालदी, चारामा, कांकेर, भानु प्रतापपुर, ये पूरा क्षेत्र लोहा वाला है ना। बालोद में जब आप जाएंगे तो दल्ली राजहरा देखते हैं, लोहा वाला क्षेत्र। कबीरधाम में चिरिक लामा, एक लामा देखते हैं, ठीक है। और कोरिया की अगर बात करते हैं तो आपको कोरिया वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है कोयला अर्थात गोंडवाना। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भूगर्भिक चट्टान एवं उनसे प्राप्त खनिज सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। ये ढक्कन नहीं है भैया, ये दक्कन है, ठीक है। दक्कन ट्रैप की अगर आप बात करते हैं तो दक्कन ट्रैप में लाइमस्टोन नहीं मिलता है, इसमें मिलता है बॉक्साइट। क्या मिलता है? बॉक्साइट। खनिज वाले जब सेक्शन में हम आएंगे तो और अच्छे से देखेंगे। आज हम लोग बेसिक परिचय के रूप में देख रहे हैं, है ना। बेसिक परिचय कहने का मतलब है कि इस टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करते हैं तो जी हाँ, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है कोयला, ये सही से सुमेलित है, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टान की अगर बात करते हैं तो ये मिलता है यहाँ पर लोहा। और कडप्पा की बात करते हैं तो कडप्पा में मिलता है लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर, ठीक है। क्या मिलता है? चूना पत्थर। तो आप सबके लिए जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते थे उसको हमने आप सबको कवर करवाने का आज की क्लास में हम प्रयास कर रहे हैं। तो आपको हमारे साथ इसी टाइप से जुड़े रहना है और लगातार अपनी तैयारी को एक नया डायरेक्शन, एक नई दिशा देना है। डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान किस सेल समूह का भाग है? मैंने आपको बताया था जब आपको आर्कियन पढ़ा रहा था, आर्कियन सेल समूह का भाग है। आपको याद रखना, डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट, ठीक है।
आर्कियन शहर समूह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमको पहचानना है। दंडकारण्य का 75% भूभाग आद्य ग्रेनाइट तथा आद्य छलों से बना है, मैंने इसको आपको बताया था। यह समूह सोनाखान के समीप डाइक के रूप में स्थित है, नहीं, सोनाखान के समीप जो डाइक के रूप में स्थित है उसको आप कहते हैं धारवाड़। क्या कहते हैं? धारवाड़। और इसी की खोज है ना 1899 में FH स्मिथ साहब ने किया था। ठीक है, इसका विस्तार महानदी बेसिन में 50% है, नहीं, इसका विस्तार नहीं है भैया, है ना, ये जो है ये कडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, तो ये भी कथन गलत है। इसका विकास पुराण महाकल्प में हुआ है, नहीं, पुराण में नहीं हुआ है, इसका विकास हुआ है आद्य महाकल्प कह सकते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं आर्कियन कल्प में। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये रहे आज के आपके, है ना, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसको हमने आज कवर कर लिया है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसी प्रकार से हम पूरा टॉपिक वाइज पूरा छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, उसके बाद में छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित प्रश्न, फिर हम लोग चलेंगे छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री की ओर। तो आपको हमारे साथ डेली बने रहना है। सुबह 10 बजे हम लोग रोज आपके लिए छत्तीसगढ़ की इस सीरीज को कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे MCQs के माध्यम से। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।